लखनऊ बेंच में आज एक अहम सुनवाई है। पीड़ित परिवार को भी हाईकोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके लिए पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा में हाथरस से लखनऊ के लिए सुबह 5:30 बजे के वक्त निकल चुका था। इनमें पीड़ित के पिता, मां, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस में खुद ही संज्ञान लेते हुए यूपी के आला अधिकारियों को तलब किया था। हाईकोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। हाथरस से पीड़ित परिवार निकल चुका है और लगभग 375 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। हाथरस से लखनऊ की जो दूरी है और लगभग आधे से ज्यादा रास्ता तय हो चुका है और 11:15 से 11:15 बजे के बीच में पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंच जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है और 1 बजे से पहले उन्हें कोर्ट पहुंचना है और दोपहर 2:15 पर इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। 80 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हम तय कर चुके हैं पीड़ित परिवार के गांव से और लखनऊ जाने वाले रास्ते पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 7:08 और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा काफिला है वो लखनऊ के लिए चल पड़ा है और इस वक्त हम ये जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है ये पूरा कॉन्वॉय जो है ये आगे बढ़ता हुआ लगातार। और इस कॉन्वॉय में जो आला अधिकारी हैं, एसडीएम रैंक के अधिकारी इसमें मौजूद है। हालांकि हमें कहा गया था कि डीएम और एसपी भी इस कॉन्वॉय को ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है डीएम एसपी इस कॉन्वॉय को ज्वाइन नहीं किए हैं। एसडीएम की गाड़ी जो है पहले 2 जिप्सी चल रही है कॉन्वॉय में, आप देख सकते हैं। उसके बाद एसडीएम जो है वो बैठी हुई है इस गाड़ी में। जो इलाके की एसडीएम है वो बैठी हुई है, गंगवार वो बैठी हुई है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसडीएम है और है बीच में एसएचओ की गाड़ी में पीड़ित परिवार की जो महिला सदस्य हैं वो बैठी हुई है। महिला जो इंस्पेक्टर है वो पहले बैठी हुई है ड्राइवर के बगल में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसमें जो है पीड़ित परिवार की जो महिला सदस्य हैं वो जो भाभी हैं आप देख सकते हैं काफिले में। और इसके पीछे जो गाड़ी आपको सफेद रंग की दिख रही है उस गाड़ी में जो है पीड़ित परिवार के जितने भी मेल हैं वो यानी पुरुष हैं वो उस गाड़ी में बैठे हुए हैं और काफिला लगातार लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ता हुआ। और इस वक्त जो समय हो रहा है 7:09, हम तकरीबन 80 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इस वक्त हम तय कर चुके हैं और 1 बजे तक पीड़ित परिवार को जो है वो पेश होना है पीड़ित परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने। और इसी वजह से जो देखिए पूरी सुरक्षा घेरे में जो है पीड़ित परिवार को लेकर जाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे पीड़ित परिवार का, उसके बाद जो है इस तरीके से सुरक्षा घेरे में पीड़ित परिवार को लखनऊ बेंच के सामने ले जाया जा रहा है। तो वहीं हमने देखा था कि गाँव में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा दिए गए थे प्रशासन की तरफ से। 8 सीसीटीवी कैमरे प्रशासन की तरफ से लगाए गए थे और ये जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हम काफिले के साथ लगातार चल रहे हैं और हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव मौजूद हैं। पीड़ित परिवार की गाड़ी के साथ अमित सिंह, हाथरस से दीपक बिष्ट और लखनऊ से अजीत सिंह। सबसे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, कहां पर पहुंचा है काफिला, कितना समय और लगेगा लखनऊ पहुंचने में? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हम लोग तकरीबन 210 किलोमीटर की दूरी काफिला जो है अभी इस वक्त तय कर चुका है और हम जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हैं और कन्नौज यहां से महज 40 किलोमीटर की दूरी पे है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि 11 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे हाईकोर्ट, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है लखनऊ बेंच में। मैं आपको सीधी तस्वीरें काफिले की दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये काफिला है, ये कॉन्वॉय जो है लगातार पीड़ित परिवार को लेकर प्रशासन का कॉन्वॉय जो है वो हाईकोर्ट की तरफ कूच कर चुका है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और कन्नौज यहां से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सैफई, इटावा वो तमाम जगह क्रॉस कर चुके हैं और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो सादे रंग की गाड़ी है, इस गाड़ी में जो है पीड़ित परिवार जो है वो जो पीड़ित परिवार का जो पुरुष सदस्य है यानी पीड़िता के पिता, दोनों भाई, वो इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद है। और इसके अलावा जो इसके आगे वाली गाड़ी है उसमें पीड़ित परिवार की जो भाभी और माँ है वो मौजूद है। उसके आगे जो है एसडीएम की गाड़ी मौजूद है। तो लगातार जो है काफिला इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ और उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के आसपास हम जो है ये काफिला जो है काफिले के साथ वो
हाईकोर्ट के आसपास पहुंच जाएंगे, लखनऊ में दाखिल हो जाएंगे कम से कम 11 बजे। 1 बजे पेशी है और 2 बजे सुनवाई होगी। 1 बजे प्रेमाइसेस में पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट के प्रेमाइसेस में दाखिल हो जाना है। ये वो काफिला है जसप्रीत जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। काफिला में आप देख सकते हैं ये एसडीएम का काफिला है। एसडीएम सबसे पहले इस काफिले में है, जो आला अधिकारी हैं। वो अभी एसडीएम तबादला होकर हाथरस आई थी और फिलहाल यही इस कॉन्वे को लीड कर रही है। इसके अलावा सीओ रैंक के अधिकारी भी इस काफिले में मौजूद हैं। जसप्रीत। बिल्कुल अमित, तो कड़ी सुरक्षा के बीच काफिला आगे बढ़ता हुआ अजीत लखनऊ में मौजूद है। अजीत, कुछ देर में काफिला पहुंच जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट का मामले में खुद संज्ञान लेना, पीड़ित परिवार की मौजूदगी, यूपी के आला अधिकारियों की मौजूदगी, कैसे देखा जाए इस सुनवाई को, जरा समझाइए। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाईकोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया था, गरिमा में पूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार टाइटल सूट हुआ था, जिस पर हाईकोर्ट ने सबको तलब किया। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहना था कि अंतिम संस्कार गरिमा में पूर्ण तरीके से होना चाहिए। अब एसीएस होम सहित डीजीपी सभी अधिकारियों को तलब किया गया और सबसे जवाब दाखिल मांगा जाएगा। जो खबर हमारे पास आ रही है कि यूपी पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल कर सकती है, तो वहीं पीड़ित के परिवार के 5 सदस्य यानी पिता और दोनों भाई और माँ और भाभी, 5 का जो बयान है वो हाईकोर्ट दर्ज कर सकता है। तो ये बहुत अहम कड़ी होगी। हाईकोर्ट आज क्या कहता है, हाईकोर्ट से पीड़ित परिवार क्या कहता है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विनोद शाही जिनको वकील नामित किया गया, वो अपनी क्या रिपोर्ट दाखिल करते हैं, किस तरह से सरकार को डिफेंड करते हैं। और जेएन माथुर जिनको हाईकोर्ट ने जिम्मेदारी दे रखी है कि उनका जो क्यूरी है उसकी जिम्मेदारी उनको दे रखी है। तो 2:15 पर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और ये काफी अहम सुनवाई होगी कि हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है। क्या उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने की बात है उस पर हाईकोर्ट संतुष्ट होता है या फिर हाईकोर्ट कोई अलग से आदेश जारी करता है। तो सबकी नजर, हमारी नजर उस हाईकोर्ट की उस सुनवाई पर होगी जो 2:15 पर, हालांकि 11 बजे परिवार पहुंचेगा और 1 बजे हाईकोर्ट के अंदर उनको दाखिल हो जाना और दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हाथरस कांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, हाथरस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम हाथरस पहुंच चुकी है। आज से सीबीआई की टीम सबूत जुटाने और पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी। सीबीआई हाथरस केस में हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट के तहत पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है। इस मामले की जांच कर रही यूपी की SIT को अब तक जो तथ्य मिले हैं वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे। हिंसा फैलाने की साजिश में PFI का हाथ, भीम आर्मी का कनेक्शन और फंडिंग के साथ ही नक्सल कनेक्शन पर भी SIT की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हाथरस में मौजूद हैं। दीपक, सीबीआई की टीम तो पहुंच चुकी है लेकिन पीड़ित परिवार नहीं है। आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या जांच शुरू कर दी है सीबीआई की टीम ने और कितने मेंबर सीबीआई की टीम में मौजूद हैं जो हाथरस पहुंचे हैं? देखिए 10 से 12 मेंबर्स की ये टीम बनाई गई है और गाजियाबाद यूनिट की टीम ने ही इस पूरे मामले में नई FIR जो है री रजिस्टर की थी। उसके बाद ही यहाँ पर बीती रात से लगातार सीबीआई की टीमें जो हैं वो सारे दस्तावेज दे चुकी हैं, चाहे वो SIT से हो या फिर जो यूपी पुलिस ने शुरुआती जांच करी थी। 14 सितंबर के बाद से लेकर 29 सितंबर तक के पूरी घटनाक्रम की जानकारी सीबीआई ने पूरी ब्यौरावार ली है। साथ ही आज सीबीआई यहाँ पर पहुँचेगी। हालांकि पीड़ित परिवार लखनऊ बेंच में सुनवाई के लिए गया है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जो मौका मुआयना है, घटनास्थल का मौका मुआयना सीबीआई कर सकती है। साथ ही जितने भी दस्तावेज हैं उनकी आज लिखा पढ़ी यानी कि रीचेकिंग होगी, क्योंकि जितने भी सबूत हैं उन सबको, एविडेंस को सबको कलेक्ट करके एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से एक लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद ही सीबीआई एक एक करके उन सभी सबूतों पर दोबारा से जांच शुरू करेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि गांव में सीबीआई आ सकती है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर पूरा जो इलाका मैं दिखाना चाहूँगा, गांव का पूरा छावनी में तब्दील है। PSC यहाँ पर तैनात है, यूपी पुलिस यहाँ पर तैनात है और गांव के अंदर उस खास तौर से जो पीड़िता का घर है उस तरफ कोई भी अगर जाता है तो उसकी एंट्री बाकायदा रजिस्टर में की जाती है और ये पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील है। तो सीबीआई का इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई यहाँ पर आएगी। लगभग 10 से 11 बजे के आसपास गाँव के अंदर एंट्री हो सकती है, क्योंकि चंदपा थाने में सीबीआई की मौजूदगी रही थी। अधिकारी वहाँ पर आए थे और उन्होंने सारे दस्तावेज लेकर उनको डिटेल वार जो है उनकी जाँच शुरू कर दी है। लेकिन ये सीबीआई की टीम का इंतजार हो रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आप सभी के पास। दरअसल हाथरस कांड में इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसियों ने हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक योगी सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी साजिश रची गई। फंडिंग के जरिए भारत के बाहर से नफरत फैलाने वाले झूठे और योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए। जांच एजेंसियों की माने तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों से योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए।
साथ ही सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह फैलाने के लिए दूसरे राज्यों और देश के बाहर से फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। अब तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि हाथरस केस में गंभीर धाराओं में केस दर्ज होते ही ये सारे अकाउंट बंद हो गए और ट्वीट डिलीट भी कर दिए गए। दीपक के पास हम चलते हैं। दीपक, जो ये बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है कि फंडिंग करवाई गई, पहले नक्सल कनेक्शन सामने आता है, पीएफआई का लिंक सामने आता है, भीम आर्मी का लिंक सामने आता है, अब पश्चिमी देशों से फंडिंग होती है योगी सरकार को बदनाम करने के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर काफ़ी लंबी और बड़ी साजिश कही जाएगी और इसका ताना बाना ये नहीं कि अचानक ही 14 सितंबर के आसपास बुन लिया गया था। इसको पहले से ही ये प्लानिंग करके कुछ ना कुछ इसमें फंडिंग हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं उसके बाद ये बिल्कुल साफ तौर पर अब जांच एजेंसियों के रडार पर रहेगा, क्योंकि जो पश्चिमी देशों से अगर फंडिंग हुई है तो किसको हुई है, कितने अकाउंटों में हुई है, कितने खातों के साथ साथ लोगों के जो पर्सनल क्या कैश दिया गया है, किस तरह से हवाला के जरिए हुई है, ये सारी जांच का विषय है। और क्योंकि साजिश एक बहुत बड़ी कही जाएगी, क्योंकि सरकार को बदनाम करने की साजिश में इसमें नक्सल का कनेक्शन दिया गया, साथ ही जो फंडिंग थी वो पीएफआई की तरफ से दी गई थी। ऐसे कई संकेत मिले थे जिसके बाद जांच में हुई है। 4 लोग पीएफआई की तरफ से गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी भी नक्सल के साथ साथ जो अब फंडिंग बाहर से आ रही है, देश से बाहर से आ रही है, उस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि सीबीआई और ईडी के साथ साथ और कौन एजेंसियां जो हैं इस तरह से इस पूरे मामले को पूरी जांच के दायरे में रखते हुए जांच दीपक, करेगी। तो ये खुलासा काफी चौंकाने वाला है। दरअसल हाथरस केस के सहारे यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने के आरोप में मथुरा से पकड़े गए पीएफआई से जुड़े 4 लोगों से ईडी भी पूछताछ कर सकती है। ईडी इन चारों आरोपियों से मथुरा जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है। ईडी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरी साजिश के लिए फंडिंग कहां से की जा रही थी। बताया गया कि पूछताछ में अगर अहम सुराग हाथ लगे तो ईडी भी केस दर्ज कर सकती है। कुछ दिनों पहले ही पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। इनमें एक बहराइच का रहने वाला मसूद, जामिया का छात्र भी है। अजीत, जो ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या आज ही इनसे पूछताछ होगी? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, अभी तक जो खबर आई है कि ईडी आज मथुरा जेल जाएगी और इन चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी। मसूद का लिंक चूंकि जामिया से भी है और कहा जा रहा है कि पीएफआई को वो संचालित कर रहा था। ऐसी वेबसाइटें जो बनती हैं, जो भड़काऊ वेबसाइटें बनती हैं, जिसपे हाथरस केस को जस्टिस फॉर हाथरस केस के नाम से वेबसाइट बनाएगी, चंदा वसूलने की कोशिश की गई, उससे चंदा एकत्रित किया गया, भड़काया गया, भड़काऊ पोस्टें डाली गई और बाद में फिर उसको बंद किया गया। लेकिन उससे पहले जांच एजेंसियों के रडार पर ये चारों आ चुके थे और इन्हें दिल्ली से हाथरस जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इन्हें मथुरा जेल भेजा गया और बाकायदा जो मथुरा में एफआईआर दर्ज हुई है जसप्रीत, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है मॉब लिंचिंग, मजदूरों का पलायन, कश्मीर मुद्दा, इन सब को लेकर आप भड़काइए और हिंसा फैलाइए और अपनी पहचान को छुपाइए। तो ये एक अहम कड़ी है जिसकी पूछताछ आज ईडी मथुरा जेल में कर सकती है। जो खबर आ रही है कि ईडी की जो टीम है वो आज मथुरा जेल किसी भी समय जा सकती है, क्योंकि इनके पास से जो 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप, भड़काऊ साहित्य और वेबसाइट की जो डिटेल्स बरामद हुई हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। लिहाजा ईडी की पूछताछ के बाद ईडी खुद इस पूरे मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। जसप्रीत, अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं जो काफिले को फॉलो कर रहे हैं पीड़ित परिवार का। अमित, इस वक्त कहां पर पहुंचा है काफिला, कितना समय और लगेगा? क्या इस काफिले में डीएम और एसपी भी मौजूद हैं? जी, आपको बताएं कि 150 किलोमीटर की दूरी और सफर तय करनी है इस काफिले को। और आज बताएं कि आज पीड़ित परिवार के लिए, हाथरस मामले के लिए आज काफी अहम दिन है, क्योंकि एक तरफ जहां हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है, तो दूसरी तरफ सीबीआई की टीम जो है वो पहुंच चुकी है इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। और ये देखिए, ये जो काफिला है, ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। और जिस तरीके से बीते कल देर शाम जो है वो सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची और सबसे पहले उसने सीओ से जाकर मुलाकात की, सीओ के दफ्तर में। और जो सबसे अहम दस्तावेज होता है केस डायरी को अपने कब्जे में ले लिया है फिलहाल सीबीआई ने। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से अंतिम संस्कार देर रात किया गया था पीड़िता का, उस मामले पे जो है हाईकोर्ट जो है आज सुनवाई करने वाला है। हाईकोर्ट बकायदे जो सभी सदस्य हैं पीड़ित परिवार के, 5 सदस्य, पीड़ित की माँ, पीड़ित के पिता, पीड़ित के दोनों भाई और भाभी, उन सबसे बातचीत करेगी, क्योंकि पिछली सुनवाई के दिन हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था पुलिस प्रशासन को कि वो अपनी निगरानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और अपनी निगरानी में हाईकोर्ट लेकर आए। और इसी वजह से जो है गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और एक कॉन्वॉय के जरिए 6 गाड़ियों का ये कॉन्वॉय है, जहां आगे और पीछे बिल्कुल, तो कड़ी सुरक्षा के बीच काफिला आगे बढ़ता हुआ, आप सभी नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें बिहार से। बिहार के बक्सर में एक महिला से दरिंदगी की खबर सामने आई है। ये खबर दहला देने वाली है क्योंकि महिला से दरिंदगी के बाद उसके 5 साल के बच्चे की हत्या भी कर दी गई। आरोप है कि महिला के गैंगरेप के बाद घटना को अंजाम देने वालों ने उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर दोनों को बांधकर नदी में फेंक दिया। बाद में महिला की तलाश कर रहे उसके परिवार के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि महिला गंभीर रूप से जख्मी है। महिला के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसका गैंगरेप किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शनिवार को हुई इस घटना को इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस या फिर डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि महिला का गैंगरेप हुआ है। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 4 की तलाश जारी है। पत्नी पानी में बिगड़ रहा है, लड़का भी पानी में रहा है, लड़का के पेट में बांध दिए रहे और अथी के पेटवा पर बांध के और हाथ गोड़ सब बांध रहा, मुँह में कपड़ा लगा हुआ रहे और अथिया के चिलाई ना। वो बैंक गई पैसा निकालने के लिए, डालने के लिए, बीच में उनको आदमी पकड़ लिया, पूरे दिन रखा, रात पूरा रखा है। सुबह में 3 बजे लेकर आहारा में बिक दिया है उनको, तो बच्चा मर गई बा और वो बेहोश पड़ी थी। इस घटना के बाद बक्सर पुलिस पीड़िता को लेकर के बक्सर सदर अस्पताल में इलाज के लिए यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं बक्सर सदर अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर जो परिजन है, जो लड़की के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर हैं और लड़की का इलाज यहाँ बक्सर सदर अस्पताल में जो तैनात डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित लड़की जो है, पीड़ित महिला हैं, उनके पिता हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी। सर ये बताइए कि क्या हुआ था आपके बच्ची के साथ? पैसा जमा करे गई चौंगाई स्टेट बैंक में, कुछ गुंडा लोग करा के धर लिहल, पैसा छीने खाती, हत्या करे खाती, अभी धरा गई। हम छानबीन कोई ना एक पता चलल, छानबीन कोई ना पता चलल, तो हम अपन 7, 8, 9 बजे तक ले अपन एने ओने दौगनी आहे पर हम के करे घरे जाए। बैंक तक आइल बानी तो बैंक ताला लॉक हो गई बा। महिला भी ठीक है, बयान दे रही हैं और उनके द्वारा भी बयान हमारे थाना प्रभारी के द्वारा कलमबद्ध किया गया है, महिला थाना प्रभारी के द्वारा। उस पर आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या है 1 से 2 दिन में मामला आ जाएगा, जब मेडिकल रिपोर्ट हमको मालूम हो जाएगा। हम 2 सहयोगी लाइव मौजूद हैं। नीरज है बक्सर से, चंद्रमोहन है पटना से। नीरज, आप ये बताइए कि इस मामले में राजनीति तो हो रही है, लेकिन पुलिस ने ना ही डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है अभी तक। शनिवार की ये घटना है कि महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले यहाँ के डीएसपी से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि आज दोपहर तक मेडिकल रिपोर्ट आने की संभावना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 5 वर्षीय बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा। तो दोनों रिपोर्ट से ये पता चलेगा पुलिस को कि आखिर किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और 5 वर्षीय बच्चे की मौत की वजह क्या है, मौत की वजह क्या है, ये जाना जाएगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से। और मेडिकल रिपोर्ट से महिला की स्थिति का अंदाज़ा लगेगा पुलिस को, तो उसके बाद जांच की दिशा आगे बढ़ेगी। लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले को रेप की घटना मान के ही जांच कर रही है और आने वाले दिनों में तमाम जो कॉल डिटेल्स हैं पुलिस उनकी जांच करेगी। पिछले 10 दिनों से जो कॉल डिटेल्स परिवार के लोगों ने बात किया, क्योंकि अभी एक ही दिन पहले, घटना के एक ही दिन पहले महिला के पति बाहर से आए थे लेने, क्योंकि महिला ससुराल में थी, अपने गाँव पर नहीं थी, महिला अपने ससुराल में थी। तो अब से थोड़ी देर बाद इस बात की उम्मीद है कि मेडिकल रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जांच की दिशा को पुलिस आगे बढ़ाएगी। चलिए हम चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन, मेडिकल रिपोर्ट का तो इंतजार है, लेकिन इस मामले में नामजद एफआईआर भी दर्ज हुई है, तो क्या परिवार को किसी पर शक है? क्या रंजिश की बात भी सामने आई है, आपसी रंजिश की? बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें पुलिस सभी मामलों को तलाश रही है। साफ तौर पर जिन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें 2 नेम्ड हैं, जबकि 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिससे पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का यह दावा है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि कल 1 बजे के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद पूछताछ की जा रही है। उससे साथ ही एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है कि जिन आरोपियों का नाम इसमें
सामने आया है उनको जल्द गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए, ताकि इसका खुलासा हो पाए कि आखिर किस तरह से इन लोग पूरे वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन परिवार वालों ने जिस तरह से आरोप लगाया है और पुलिस ने अब तक जो पूछताछ की है उसमें यह माना जा रहा है कि एक आरोपी है जो पास का रहने वाला है और उससे पहले की भी कोई अदावत थी जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है, और जांच के बाद यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। तो पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं पीड़िता जो है अभी अस्पताल में है, कल उसकी हालत खराब थी, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधरने लगे हैं। तो फिर से एक बार जो आयु है वो पूछताछ करेंगी और उसके बाद पुलिस कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पाएगी। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में, इस घटना में जो भी आरोपी होंगे वो जल्दी गिरफ्तार होंगे। जल्दी गिरफ्तार होंगे। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आप बक्सर में ही मौजूद हैं, क्या आपकी पीड़ित परिवार से बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है? और जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या पीड़ित परिवार उसे पहले से जानता था? देखिए, आसपास के लोग ही हैं, उनको पीड़ित परिवार जानता था। ये इस बात को स्वीकार किया पीड़ित परिवार के लोगों ने, जो उन्हें नामजद किया गया है। पीड़ित परिवार से अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। वो अस्पताल के अंदर हैं। जो घायल महिला है, जो बेसुध अवस्था में है, उनकी हालत में हालांकि सुधार हो रहा है, लेकिन अब अभी परिवार के लोग अंदर है। थोड़ी देर के बाद उनसे हमारी मुलाकात होगी। लेकिन इस पूरे मामले में जहां तक बात आपने आरोपियों की, गांव के बगल के ही लोग, गांव के लोग हैं और गांव के बगल के ही लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जिनको परिवार के लोग जानते भी हैं। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान भी शुरू हो चुका है। राजनीति भी इस मामले में खूब हो रही है। और आपको बता दें कि महिला अपने मायके गई हुई थी जहां पर उसका गैंगरेप हुआ। पड़ोसियों ने ये अहम जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बक्सर में महिला के गैंगरेप के आरोप पर पड़ोसियों ने ये जानकारी दी है और पीड़ित का गैंगरेप उसके गांव में और पड़ोस में रहने वाले लोगों ने ही किया था। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर बता रहे हैं। पीड़ित महिला अपने मायके में थी और वहीं आरोपियों ने महिला का गैंगरेप किया। आरोपियों ने महिला के 5 साल के बच्चे की हत्या भी कर दी, जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और माना यह जा रहा है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बड़ी खबर यह है बक्सर गैंगरेप से जुड़ी हुई कि पीड़ित का गैंगरेप उसके गांव में और पड़ोस में रहने वाले लोगों ने ही किया था। यानी कि जो पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही थी, जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि जो इसमें एफआईआर दर्ज है, उसमें नामजद एफआईआर भी है। अब नीरज, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि पड़ोसियों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया और उस वक्त महिला मायके में थी। देखिए, परिवार के लोग जानते थे जिस पर आरोप लगाया गया है, जिस महिला के पिता ने आरोप लगाया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि महिला मायके में थी। इसमें कोई पिछले 1 साल से वो अपने मायके में थी। पति एक दिन पहले उन्हें लेने आए थे और रविवार को, यानी जब ये पूरा मामला रविवार को सामने आया है, उसी दिन उनके पति उनको लेकर जाने वाले थे। लेकिन ये घटना सामने आई और फिर जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन पुलिस तमाम पहलुओं की जांच करे, तमाम उन लोगों को उन लोगों के नाम को तलाश रहे, उनकी खोजबीन कर रही है जिनके नाम दर्ज किए गए हैं। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकी एक और जो नामजद है उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। और बाकी 3 लोग अननोन भी कुछ लोगों का नाम दर्ज कराया है, जिनकी संख्या 3 से 5 तक हो सकती है। अभी तक 3 की संख्या है, लेकिन वो संख्या 5 तक हो सकती है। तो देखना होगा कि पुलिस जब आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी तो किस तरह से मामले की छानबीन करती है। लेकिन पुलिस पूरे मामले को रेप के मामला मानकर जांच करे और दूसरी तरफ हत्या का मामला जो दर्ज किया है पिता ने महिला के, उस तमाम पहलुओं को छानबीन कर रही है। जी बिल्कुल। तो मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी अहम हो जाती है, उसका इंतजार है। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान भी शुरू हो चुका है। जो कुछ बक्सर में हुआ है, इससे घृणित और पार्श्विक कोई कृत्य नहीं हो सकता है। जिस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसके पुत्र की हत्या करके आहर में फेंक दिया गया, उसके एफआईआर पर स्थानीय पुलिस ने नामजद अभियुक्तों में एक की गिरफ्तारी कर ली है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए दबिश बनी हुई है। बहुत जल्द दूसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सुशासन है बिहार में। अभी सब आप आरोप लगा करके सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं, सुशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार यही कहेगी। जिस तरह से ये लोग दुहाई देते हैं सुधार, रोज की ये घटना हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बक्सर की घटना अपवाद है। मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का।
पटना शहर में राजधानी में तड़ AK-46 का इस्तेमाल होता है, AK-56 का इस्तेमाल होता है कि SIT का गठन किया गया है, ये होगा वो होगा। लिख लो नीतीश कुमार कुशासन, कुशासन बाबू, तुम्हारे सरकार में इस तरह इज्जत लुट रही है बेटी की। बेटा उस बच्ची का इसलिए मार दिया जाता है कि बेटी विरोध करती है बलात्कार का। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। आज वहां जंगल राज है, अपराधियों का बोलबाला है। चंद्रमोहन, राजनीति तो एक तरफ है, लेकिन एक महिला का गैंगरेप होता है, उसके 5 साल के बेटे की हत्या कर दी जाती है, कुछ घंटों तक उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यह घटना सामने आई है, इसको लेकर सीधे तौर पर जो बक्सर प्रशासन है वो सवालों के घेरे में है। बक्सर की पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है कि आखिर यह पता क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि परिवार के लोगों ने साफ तौर पर शाम में पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया था कि उनकी बेटी घर से बैंक जाने के लिए निकली थी और अब तक घर लौट कर नहीं आई है। ऐसे में परिवार वालों ने इसको लेकर प्रशासन से संपर्क किया था, लेकिन प्रशासन ने ढूंढने का शायद कोशिश नहीं किया। यही वजह है कि घर वाले खुद निकल गए थे ढूंढने के लिए और गांव से कुछ दूर जाने के बाद नहर में इस महिला बेहोश हालत में यह महिला मिली थी और साथ ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बक्सर पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है कि जब उनके पास शिकायत पहुंची थी, घर वालों ने संपर्क किया था, तो क्यों नहीं प्रशासन ढूंढने की कोशिश की। और घर वालों ने ही जब जी, तो बिल्कुल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। आप दोनों नजर बना रखिए, लौटेंगे आपके पास हम अपडेट के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर अब हम बताते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों के साथ और 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बल ने आतंकवादियों को घेरा हुआ है और इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। श्रीनगर के बीचों बीच रामबाग इलाके में इस वक्त एनकाउंटर जारी है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CRPF और पुलिस लगी हुई है इस एनकाउंटर में, क्योंकि ये जो अंदरूनी एरियाज हैं श्रीनगर के, यहाँ पे आर्मी ऑपरेट नहीं करती है ऑपरेशंस में, बल्कि CRPF और पुलिस लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से भी अभी पुलिस का घेरा है हर साइड से और CRPF का घेरा। फायरिंग लगातार हो रही है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ सुरक्षा बलों को, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला रहता है लॉ एंड ऑर्डर का, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पे पुलिस के दस्ते आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इनके पास स्टिक्स और ये जो बाकी शील्ड्स हैं वो इनके पास हैं, ताकि अगर कहीं पे भी पथराव का वाक़ा होता है तो उसको रोका जा सके। लेकिन फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस का SOG के लोग भी हैं और साथ ही CRPF के लोग हैं और ये बस बिल्कुल साथ में ही हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इस पूरे एरिया के हैं उनको बंद कर दिया गया है और फायरिंग का सिलसिला अभी लगातार जारी है। अभी यहाँ पे लोगों को ही कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहें, यहाँ पे कोई भीड़ जमा ना हो। और ये जो है ये मेन एरिया है, आप देख सकते हैं मेन रोड है जो श्रीनगर एयरपोर्ट रोड है। एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल साथ में ही ये बरजुला एरिया में एरिया पड़ता है, जहाँ पे इस वक्त एनकाउंटर जारी है। फायरिंग लगातार हो रही है और CRPF और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। रिफत लाइव मौजूद है। रिफत, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे कि ताजा स्थिति क्या है और जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील है ये इलाका? देखिए जसप्रीत, इस वक्त जबरदस्त फायरिंग हो रही है दोनों साइड से। ये बरजुला का एरिया है, हॉस्पिटल जो है बरजुला का, उसके साथ में ही एरिया में आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो एरिया है जहाँ आप देख सकते हैं पूरा घेरे में लिया गया है CRPF और पुलिस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी ऑपरेट नहीं करती है, CRPF और पुलिस ही ऑपरेशंस अंजाम देती है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो मेन रोड है ये इसके साथ वाला एरिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पहरा बिठा दिया गया है और किसी को भी यहाँ सड़क पे भी रुकने की इजाज़त नहीं है। फायरिंग लगातार हो रही है, बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से CRPF और पुलिस जो है लगातार यहाँ पे आ रही है और ये ऑपरेशन अंजाम दे रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि श्रीनगर के बीचों बीच भी अब एनकाउंटर्स हो रहे हैं और इससे ये कहा जा सकता है अब सेंट्रल कश्मीर में यानी श्रीनगर में भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस
है जो बहुत कम पहले हुआ करती थी, क्योंकि नौगाम एरिया में भी अटैक हुए और हाल ही में जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में सीआरपीएफ पे अटैक हुआ जिसमें 2 सीआरपीएफ के लोग मारे गए और 3 जो है वो घायल हुए हैं। उसके बाद ये वाला एरिया जो है इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों को कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फॉरेन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस वक्त दोनों तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर है, तो इस वजह से फायरिंग की आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि लगातार फायरिंग हो रही है और 2 से 3 मिलिटेंटों के यहाँ छुपे होने की खबर है। जसप्रीत। बिल्कुल रिफत, ये चिंता की बात भी है कि श्रीनगर के बीचों बीच में अब आतंकवादियों की प्रेजेंस है, जो कि आपने जानकारी दी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किस संगठन से ये आतंकवादी जुड़े हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी है और कब से ये आतंकवादी यहाँ पर छिपे हुए थे? देखिए यहाँ पे काफ़ी तंजीमें जो हैं ऑपरेट कर रही हैं, चाहे जैश हो, लश्कर हो, एचएम हो या टीआरएफ हाल ही में जो एस्टैब्लिश हुई है वो भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे अटैक्स अभी तक किए हैं। और ये जो एरिया है फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये श्रीनगर के बीचों बीच कमर्शियल एरिया है ये पूरा, और यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे। तो ये दर्शाता है कि श्रीनगर में भी अब यानी सेंट्रल कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे भी अब मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। ज़्यादातर अभी यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ साउथ कश्मीर में ज़्यादा मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी और वहाँ पे ही एनकाउंटर हो रहे थे, लेकिन कुछ 1-1.5 महीने से लग रहा है कि और मिलिटेंट्स की प्रेजेंस बढ़ गई। और कल ही जीओसी जो है 15 कोर के जीओसी है 15 कोर के, उन्होंने ये कहा कि 1 महीने में ज़्यादा मिलिटेंसी जो है वो बढ़ गई है और रिक्रूटमेंट लोकल यानी कि लोकल मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। जो 6 महीने में कमी आई थी, 1 महीने में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। और उन्होंने कहा कि उस पार जो है एलओसी के उस पार लॉन्चिंग पैड्स पे तकरीबन 250 से 300 मिलिटेंट जो हैं वो यहाँ आने की तलाश में है और काफ़ी जगहों पे सामान वगैरह भी बरामद किया गया। तो उससे लगता है कि उस पार से कोशिश ये भी हो रही है कि यहाँ सामान भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंटों के पास सामान नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि कई जगहों पे मिलिटेंट जो है वो हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे और कहीं पे भी हमला करके हथियार लेके भाग जाते थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कुछ हद तक मिलिटेंसी ज़रूर बढ़ी है। जिस तरीके से 15 कोर जो 15 कोर है यहाँ पे, उसके जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है जीओसी बीएस राजू, उन्होंने कल ही कहा कि 1 महीने में एक ग्राफ में इंक्रीज देखा गया जो लोकल मिलिटेंट्स जो है वो रिक्रूट हो रहे हैं, जो एक कंसर्न है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के जरिए फिर एनकाउंटर होते हैं। कल ही जो है 4 मिलिटेंट मारे गए, कुलगाम में 2 और पुलवामा में 2 मिलिटेंट। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि लगातार जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। तो ये माहौल बिगाड़ने की साजिश ही है। जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, रिहायशी इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है, वहां पर आतंकवादियों की मौजूदगी। आपसे समझना चाहेंगे कि काफी देर से ये मुठभेड़ चल रही है, तो क्या जो वहां के लोकल्स हैं आवाजाही वहां पर चल रही है या फिर वहां पर आवाजाही अभी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या आवाजाही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एरिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ के लोग किसी को भी यहाँ पे रुकने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा रहता है। अगर कहीं पर भी यहाँ भीड़ जमा हो जाती है, लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहें। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि पूरा एरिया दिखाए, गुंजान आबादी वाला यानी कंजस्टेड एरिया है और किसी को भी जमा होने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे पुलिस लगी है, सीआरपीएफ लगी है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने के लिए। और ये पूरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इस एरिया से किसी को भी अब आगे इजाज़त नहीं दी जा रही है जाने की। और जगह जगह पे लोगों को अब रोका जा रहा है, क्योंकि अगर एनकाउंटर साइट के नज़दीक लोग जमा हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे पथराव के सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसा बटमालू में कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था जिसमें जो है 2 मिलिटेंट मारे गए थे, जिसमें एक लेडी भी जो है वो मारी गई थी उस मुठभेड़ में। तो कहीं उस तरीके की सिचुएशन पैदा ना हो कि लोग जो है निकलें और पत्थरबाजी शुरू करें, उसको रोकने के लिए अभी से ही जो है यहाँ पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया और किसी को भी अब रुकने की इजाज़त नहीं दी जा रही है सीआरपीएफ या पुलिस की तरफ से। बिल्कुल रिफत, तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिए और समझना ये होगा कि जो लोकल कनेक्ट है, क्या यही कारण है रिफत कि आतंकवादियों की मौजूदगी श्रीनगर के बीचों बीच में देखी गई है? देखिए मिलिटेंट्स की प्रेजेंस यहाँ पे है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और पुलिस का भी कहना है तकरीबन 200 मिलिटेंट अभी भी सक्रिय है कश्मीर घाटी में, और जिसमें ज़्यादा संख्या हालांकि साउथ कश्मीर की है, लेकिन अब सेंट्रल कश्मीर में एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है और नॉर्थ कश्मीर में भी, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में जो एक्टिविटीज़ हो रही है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो एरिया है ये आप देखते रहें दर्शक, लेकिन जो नॉर्थ कश्मीर में एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो उस पार से जो मिलिटेंट आते हैं वो नॉर्थ कश्मीर में होते हैं, लेकिन साउथ कश्मीर में जो मिलिटेंट हैं वो लोकल मिलिटेंट्स की तादाद ज़्यादा है। और वहाँ जिस तरीके से कल जीओसी ने भी कहा कि 1 महीने में रिक्रूटमेंट ज़्यादा बढ़ गई, वो बहुत चिंता का विषय है, खासतौर से पुलिस और सीआरपीएफ के लिए या आर्मी के लिए भी। लेकिन जब एनकाउंटर कोई भी श्रीनगर के बीचों बीच होता है, यहाँ पे आर्मी ऑपरेट नहीं करती है बल्कि सिर्फ सीआरपीएफ और चिंता की पुलिस। बात है रिफत, आप नजर बना रखिए, अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे।
बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या के मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। करौली में पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाने का आरोप है। इलाज के समय मंदिर की पुजारी की मौत हो गई थी। मंदिर की जमीन पर हुए विवाद में पुजारी ने जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी और इसको लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुजारी मामले में ट्वीट में लिखा कि राजस्थान में हमारे यहाँ घटना हो गई, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाकर फौरन मुख्य मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया। यूपी सरकार को चाहिए कि वो भी गोंडा में पुजारी को गोली मारे जाने की घटना में तुरंत कार्रवाई करे। ये ट्वीट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और अब इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंपी जा चुकी है। राजस्थान के अलवर में टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने एक ड्राइवर के साथ बहस के बाद मारपीट की। बताया गया कि टोल चुकाने के मुद्दे पर पहले काफी देर तक उनके बीच कहासुनी हुई। इस बीच टोल प्लाजा के एक कर्मचारी ने उस पर डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। टोल कर्मियों ने उस ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। इससे पहले गुस्साए टोल कर्मियों ने उसकी कार के आगे बैरिकेडिंग भी लगा दी ताकि वो ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल न सके। इस हंगामे के बीच टोल प्लाजा से कई गाड़ियां भी गुजरती रही। वहीं कुछ लोग इस हंगामे को खड़े होकर देखते रहे। यूपी के हमीरपुर में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जब कुछ लोगों ने एक महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। बताया गया कि मकान खाली करवाने के लिए उस महिला के साथ विवाद चल रहा था और इसी बीच मकान मालिक ने उस महिला को पेड़ से बांध दिया। इस काम में मकान मालिक के घर की महिलाओं ने भी उसका पूरा साथ दिया। पेड़ से बांधने के बाद उसकी खूब पिटाई भी की गई। वो महिला लोगों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। इसके साथ ही उसके घर का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिन्हें देखने के बाद महिला की जान में जान आई। पुलिस ने उसके हाथों में बंधी रस्सी खोल दी और इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।